नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनुपम जानकारी में। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे मैं समय समय पर कई तरह की जानकारियां लेकर आपके सामने आता हूं। नमस्ते बच्चों, अब तक आपने तत्व के बारे में, मिश्रण के बारे में, पदार्थ के बारे में, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण, इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया होगा। यदि आपने अब तक इन चीज़ों के बारे में नहीं जाना है तो आप इससे पहले की 3 वीडियोज़ हैं, आप उनको पहले देख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि यौगिक क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यौगिक के बारे में। तो अगर मैं यौगिक के बारे में बताऊं तो सबसे पहले यौगिक की अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, उनके द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जब मिलाते हैं हम, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा ही देखिए यहाँ, जैसे यौगिक एक द्रव्यमान अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 से अधिक तत्वों की बात की जा रही है। यहाँ तत्व आप यहाँ कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे तत्व में हम आयरन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। इनमें से कोई भी या इसके अलावे भी आप कोई भी तत्व ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व, इनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद, रासायनिक रूप से मिलाने के बाद जो है एक पदार्थ जो बनेगा वह यौगिक होगा। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं एक उदाहरण की, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पानी का उदाहरण लिया गया है, जल का उदाहरण लिया गया है H2O। इसमें आपको पता होगा कि H जो है वो हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जो O है वो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन दोनों का अनुपात की बात करें तो 2:1 में यहाँ पर यह जो है वो बटा हुआ होता है। 2:1 के रेशो में ये आपस में बटा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बात करूँ तो जैसे देखिए यहाँ पर H का 1 यूनिट, ये जो U है ये यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी मात्रक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ परमाणु द्रव्यमान के। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर 16 यूनिट ले रहे हैं। अगर आप इन दोनों को यहाँ पर रखें, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 2 गुना 1 और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 16, तो ये हो जाएगा 2:16। अगर आप इन दोनों का देखें तो 1:8। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह 1:8 में आपस में मिला हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जल का निर्माण करता है। तो यहाँ जो पानी का उदाहरण दिया गया है यह एक यौगिक है। यह कैसे यौगिक है और कैसे यह द्रव्यमान के अनुसार आपस में यह मिश्रित है वो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि यौगिक जो है उनके गुणधर्मों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी हम इसे 3 वर्गों में बांटते हैं। अब कौन कौन से हैं वो 3 वर्ग? तो पहला है अम्ल, जिसे हम एसिड कहते हैं। दूसरा है क्षार, जिसे बेस कहते हैं। और तीसरा है लवण, यानी सॉल्ट। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल का उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्षार के उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड और लवण के उदाहरण में सोडियम सल्फेट है। आप इनके अलावे भी किसी भी उदाहरण का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं जो अम्ल, क्षार या लवण से संबंधित हों। तो यह यौगिकों का वर्गीकरण है 3 वर्गों में, अम्ल, क्षार और लवण में। अगर हम यौगिक के गुणधर्म की बात करें, जैसे आपने देखा होगा मिश्रण के हमने गुणधर्मों की बात की थी, तो वहाँ भी हमने आयरन और सल्फर इन दोनों के ही उदाहरण लिए थे आपस में उदाहरण। तो यहाँ पर भी हम उसी के आधार पर जो है यौगिक के गुणधर्मों को भी जानेंगे, जिसमें हम आयरन जो है इसकी रेतन का इस्तेमाल करेंगे, आयरन यानी Fe, और जो सल्फर है यानी S, इसका पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और आपस में इन दोनों को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक
काले रंग का मटेरियल हमें मिलेगा, एक पदार्थ हमें मिलेगा, और उसके बाद जब हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो उनकी सभी यहाँ पर जो है जितनी भी गुणधर्म है उनको यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले गुणधर्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहले गुणधर्म में कहा गया है यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में, अवयव जैसे मान लीजिए कि हमने आयरन और सल्फर इन दोनों को गर्म किया, आयरन की रेतन ले ली और सल्फर का पाउडर ले लिया, इन दोनों को आपस में गर्म किया, तो गर्म करने के बाद आयरन सल्फाइड यानी कि FeS ये बनाएगा। ठीक है, यह एक यौगिक है। अब इसमें कहा गया है कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक करना यानी इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ आयरन सल्फाइड का उदाहरण लें तो इसमें आप पाएंगे कि आयरन का एक गुण होता है जिसमें वह चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जाता है, यानी चुंबक उसे चिपका लेता है, चुंबक में वह चिपक जाता है। तो अगर आप इस मिश्रण के पास लेकर जाएंगे चुंबक को तो गुणधर्म के आधार पर जो आयरन है वह उसमें चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से यदि मैं सल्फर को अलग करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड का विलायक लेके जाऊं और उससे मैं विलयन बनाकर इससे हम अलग करना चाहें यदि सल्फर को, तो नहीं हो पाएगा। यानी यह एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक विधि है जिसके द्वारा इनके अवयव, यहाँ पर अवयव आयरन और सल्फर ये दो अवयव हैं जिससे कि यहाँ आयरन सल्फाइड बना है, तो इनके अवयव जो हैं वह पृथक नहीं किए जा सकते। याद रखें, यहाँ केवल हम भौतिक विधि की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यदि हम बात करें यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से सर्वदा भिन्न होते हैं। यहाँ पर यौगिक के गुणधर्म यानी कि जो बन गया, जो हमें मिला, जैसे यहाँ आयरन सल्फाइड हमें मिला है, हम इसकी बात करेंगे तो इनके अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से सर्वदा भिन्न होते हैं। यानी इनमें आयरन और सल्फर जो जिससे यह मिलकर बना है इससे यह भिन्न होगा। यदि हम देखें यहाँ पर आयरन सल्फाइड को अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में आपस में मिलाते हैं तो नियम के आधार पर वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। और इस गैस की पहचान है कि यह एक तो बदबूदार होगी, यानी सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी उससे, और रंगहीन होगा। तो होना चाहिए था क्या, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी, और निकली क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि अवयव जो हैं उनके अंदर उनके गुणधर्मों को उसने प्रदर्शित नहीं किया। अब ठीक उसी तरह से यदि हम तीसरे गुणधर्म की बात करें, यौगिक के बनते समय प्रायः ऊर्जा या तो निकलती है या अवशोषित होती है। तो इसमें आप यदि देखें आयरन सल्फाइड के ही उदाहरण को, तो जब आप आयरन की रेतन और सल्फर पाउडर इन दोनों को आपस में गर्म करना प्रारंभ करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, तो ऐसे में जब एक बार अभिक्रिया शुरू हो जाती है तो वहाँ काफ़ी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश वो निकलता है। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि इसमें ऊर्जा जो है या तो निकलेगी या अवशोषित होगी, यह उसका एक गुण होता है। आइए अब हम अपने चौथे गुणधर्म की तरफ चलते हैं। चौथे गुणधर्म में कहा गया है कि यौगिक का संगठन निश्चित होता है, द्रव्यमान के विचार से अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। यदि मैं यहाँ पर यौगिक की बात करूँ आयरन सल्फाइड की FeS की, तो इसमें जो आयरन यानी Fe इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वह 56 यूनिट यानी 56 होता है। जो सल्फर है उसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ 32 होगा, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होगा। तो ऐसे में यदि मैं इन दोनों के अनुपात की बात करूं आयरन और सल्फर के, तो इन दोनों का अनुपात 7:4 आएगा। यानी आयरन का 7 भाग और सल्फर का 4 भाग, इनको आपस में जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा आयरन सल्फाइड बनेगा, और यह निश्चित है। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि जो इनके अवयव हैं उनका अनुपात जो है वह एक निश्चित अनुपात होता है।
अब यदि हम इसके अगले गुणधर्म की बात करें, जो है यौगिक का एक निश्चित गलनांक, क्वथनांक इत्यादि होता है, तो इसके उदाहरण के लिए आप इसी का उदाहरण ले सकते हैं। यदि मैं आयरन सल्फाइड की ही बात करूं, तो आयरन सल्फाइड जो है एक इसका निश्चित गलनांक होगा, एक इसका निश्चित क्वथनांक होगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यह जो है यह शुद्ध पदार्थ है। ठीक उसी तरह से यौगिक एक समांगी पदार्थ है। समांगी पदार्थ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसके पिछले की वीडियोस में आपने देखा होगा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में। मैं ज़रा यहाँ उसी को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप यहाँ बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अगर मैं यहाँ इस उदाहरण की बात करूँ, आयरन सल्फाइड की बात करूँ, जब आप आयरन सल्फाइड को आवर्धक लेंस से देखेंगे तो आप पाओगे कि आयरन सल्फाइड के किसी भी कण को आप अलग से नहीं बता सकोगे कि यह आयरन है और यह सल्फर है। तो आप उसको पूरा जो है एक द्रव्यमान के रूप में ही देखोगे और उनके कणों को पृथक नहीं कर पाओगे। तो चूंकि हम उसे पृथक नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम उसे समांगी पदार्थ कहते हैं। यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन सभी के बारे में जान लेने के बाद आइए अब हम मिश्रण और यौगिक इन दोनों के बीच में अंतर जानते हैं कि मिश्रण एवं यौगिक में क्या क्या अंतर है। यदि मैं पहले अंतर की बात करूं, तो मिश्रण को उसके अवयवों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रम कौन कौन से हैं? जैसे आप उसे चुंबक के द्वारा, विलायकों के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा, ऐसे और भी कई सारे पृथक्करण के हमारे पास प्रक्रम हैं, उनके द्वारा आप यदि उन्हें अलग कर सकते हैं भौतिक प्रक्रम द्वारा, तो आप वह मिश्रण के अंदर लेंगे। क्योंकि इसमें ये गुण दिया है कि मिश्रण को उसके अवयवों में भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यौगिक की बात करूं तो उसे भौतिक प्रक्रम के द्वारा नहीं, उसे हम रासायनिक प्रक्रम के द्वारा उनके अवयवों में पृथक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि मैं मिश्रण की बात करूं, मिश्रण अपने अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जो भी उनके अवयव होंगे उस मिश्रण में, उन सभी के गुणों को वह प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए यदि आपने एक मिश्रण तैयार किया है जिसमें चीनी और पानी है और उसमें नमक है और उन सभी को आपने घोल दिया आपस में, और घोलने के बाद जो आपको मिश्रण मिला, उस मिश्रण को यदि आप टेस्ट करें तो उसमें आपको चीनी का भी स्वाद मिलेगा, नमक का भी स्वाद मिलेगा। यानी उस मिश्रण में जो भी अवयव होंगे उन सभी का उसके अंदर गुण होगा। लेकिन मैं यदि यहाँ यौगिक के गुणधर्म की बात करता हूँ और यहाँ मैंने आयरन सल्फाइड का उदाहरण लिया था, तो वहाँ आप देखोगे कि जब मैं आयरन को अलग करने के लिए वहाँ चुंबक लेके जाऊँगा तो वह जो है वहाँ से आयरन बाहर नहीं आएगा। यदि मैं कार्बन डाइसल्फाइड की बात करूं, अगर मैं उसका प्रयोग करूंगा सल्फ़र निकालने के लिए, तो भी वहाँ पे देखूंगा कि सल्फ़र जो है वो बाहर नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं यौगिकों के गुणधर्म की, तो यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ये आइए अगर हम तीसरे गुणधर्म की बात करें, तीसरे अंतर की बात करें, तो मिश्रण के बनने में ऊर्जा प्रायः ना तो निकलती है और ना ही अवशोषित होती है। यह हमने देख लिया था पहले ही। यौगिक के बनने में समय ऊर्जा प्रायः निकलती या अवशोषित होती है। जैसे उदाहरण में मैंने अभी आपको बताया ही था कि जब हम आयरन सल्फाइड को बनाएंगे, जो काला पदार्थ बनेगा, जब यह कब बनता है? जब हम आयरन की रेतन और सल्फ़र की पाउडर इन दोनों को आपस में गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वहाँ से ऊष्मा निकलनी शुरू होती है, प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। तो वहीं कहा गया है, उसी का उदाहरण देके आप यहाँ समझ सकते हैं कि यौगिक के बनते समय ऊर्जा प्रायः निकलती है या अवशोषित होती है। दोनों में कुछ भी हो सकता है, या तो निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है। यदि हम इसके अगले अंतर की बात करें कि मिश्रण का संगठन परिवर्ती होता है, यहाँ पर इनकी अवयवों की बात की जा रही है। यदि हम इनके अवयव को देखें तो अवयव के बारे में आप यहाँ कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान के विचार से जो अवयव हैं उनका निश्चित अनुपात नहीं होता है इसमें, और मिश्रण का कोई निश्चित सूत्र भी नहीं होता। जबकि यौगिक में उसका एक निश्चित सूत्र भी होता है और उसके साथ साथ जो उसमें जो अवयव उनके मिलते हैं उनका भी जो अनुपात है वह भी निश्चित होता है। यदि मैं अगले अंतर की बात करूं तो मिश्रण का एक निश्चित गलनांक, क्वथनांक इत्यादि नहीं होता।
जबकि यौगिक का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक जो है वह होता है। तो यह थे यौगिक और मिश्रण के बीच कुछ अंतर। उम्मीद है आपको यौगिक एवं मिश्रण के बीच में अच्छी तरह से अंतर समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं बात करूं यौगिक और मिश्रण को समांगी और विषमांगी के आधार पर, तो आप यहां देख सकते हैं कि यौगिक सदैव समांगी होता है, यौगिक सदैव समांगी होता है, जबकि मिश्रण की अगर बात करें तो यह समांगी भी हो सकता है और यह विषमांगी भी हो सकता है। अब कब समांगी होगा और कब विषमांगी होगा, इसके लिए मैंने आपको समांगी एवं विषमांगी मिश्रण इसके बारे में, इनके गुणों के बारे में अच्छी तरह से बता रखा है अपनी वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वह वीडियो तो आप उसे पहले देख लें, तो आप अच्छी तरह से किसी भी मिश्रण को आप समांगी एवं विषमांगी में अंतर कर पाएंगे कि कौन सा मिश्रण समांगी है, कौन सा विषमांगी है। तो इस तरह से यौगिक और मिश्रण एवं यौगिक के अंतर आज के इस क्लास में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।